गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड से थर्ड ईयर में प्रमोट होने के लिए आप सभी को बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हम इस वीडियो में हमारा जो सिलेबस है, जो कि मैंने आपको नोट करवाया था, आशा आप सबने नोट कर लिया होगा। उसमें जो ए सेक्शन है उसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है हमारे सिलेबस में थर्ड ईयर के, इसमें लगभग सभी आर्टिस्ट हैं, जिनमें से कुछ चित्रकार हैं, कुछ मूर्तिकार हैं, कुछ छापाकार भी हैं। इसमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वह है आर्टिस्ट हमारे या कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही विश्व स्तरीय पर विख्यात जो हमारे चित्रकार हैं वे हैं एमएफ हुसैन, जिनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। आप की विशेषता ये थी कि आप बहुत ही तीव्र व्यंग्यात्मक चित्रकार थे। सबसे पहले हम इनके बारे में, इनके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनका जो परिचय है वह है कि आप जो थे मकबूल फ़िदा हुसैन या एमएफ हुसैन, इनका जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर के निकट एक पंढरपुर नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1915 में। इनका जन्म हुआ 17 सितंबर 1915 को। इनके पिता इंदौर की एक मिल या एक फैक्ट्री हुआ करती थी, वहाँ पर नौकरी किया करते थे। इनकी जो माताजी थी या इनकी जो माँ थी, वे मुल्ला परिवार, मुस्लिम परिवारों में मुल्ला परिवार होता है, उस मुल्ला परिवार से ताल्लुक़ रखती थी या मुल्ला परिवार से थी। इन्हें 6 वर्ष की आयु में, जब आप एमएफ हुसैन 6 वर्ष के थे, तभी इन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इनकी जो रुचि थी वह बचपन से ही चित्रकारी में थी और कुछ चित्र, इनकी रुचि इतनी अधिक थी कि ये इनकी रुचि चित्रों को इकट्ठा करने की भी थी। ये साथ ही चित्र देखते भी थे, बनाते भी थे और चित्रों का संग्रह भी करते थे। और लोगों की मुखाकृति चित्र बनाने में भी इनकी बहुत ही अधिक मुखाकृति यानी पोर्ट्रेट्स मुखाकृति बनाने की भी काफ़ी अधिक इनकी रुचि थी। किसी भी व्यक्ति की मुखाकृति बनाकर आप उसे कागज़ पर से काट लेते थे और अलग कर लेते थे और फिर उसके बाद उसकी कटिंग निकाल के उसे अपने संग्रह में संग्रहित या उसे इकट्ठा कर लिया करते थे। एक बार की घटना है, एक बार एमएफ हुसैन इंदौर में हॉलैंड के एक चित्रकार आए थे, जिनका नाम था रेम्ब्रा हॉलैंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन पर आधारित एक फिल्म देखी और उस फिल्म का इन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि ये प्रतिदिन यानी रोज़ मुखाकृतियाँ बनाने लगे, यानी पोर्ट्रेट्स बनाने लगे। और जब ये 8वीं क्लास में आए, उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी से अपनी चित्रकार बनने की इच्छा इन्होंने उन्हें बता दी कि पिताजी, मुझे तो चित्रकार ही बनना है और कुछ नहीं करना। पूरे घर में इनका विरोध हुआ कि चित्रकार नहीं बनना है। इसके बावजूद, पूरा घर का विरोध होने के बाद भी इनके जो पिताजी थे उन्होंने इनको चित्रकारी की परमिशन या अनुमति दे दी और साथ ही कुछ सामान भी इनको दिलवाया, जिसमें एक साइकिल थी और किराए का साथ ही एक कमरा भी दे दिया और ज़रूरत की जो सामान की जो चीज़ें थी रोज़मर्रा की, वो भी इनको दिलवाई और एक किराए का कमरा अलग से दिलवा दिया। उस समय
एम.एफ. हुसैन अपनी किशोरावस्था में थे और उन्होंने इंदौर का जो आर्ट स्कूल है, इंदौर आर्ट स्कूल, वहाँ पर आपने प्रवेश लिया और यहाँ पर इनका अधिकांश समय, लगभग ज़्यादातर समय दृश्य चित्रण में ही बीतता था, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप, दृश्य चित्रण, यानी बाहर के दृश्यों को देखना और उनको बनाना। इसके बाद आप अपने पिताजी की आज्ञा लेने करके, अपने पिताजी की आज्ञा से सन 1934 में बम्बई चले आए और यहाँ पर इंदौर से आए हुए एक सिनेमा होर्डिंग के पेंटर से मिले। ये उनके पास काम करने लगे। यहाँ पर वे अपनी आजीविका के लिए सरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसमें रोज़ वह पैसों की कमी थी, कोई आय का साधन भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर खिचड़ी खाते थे और साथ ही फुटपाथ पर सोते थे। 1936 से 1937 में आप स्वतंत्र रूप से होर्डिंग्स पेंटिंग करने लगे और 1941 तक बम्बई के द्वितीय होर्डिंग पेंटर के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए। यानी दूसरे स्थान पर यदि बम्बई में होर्डिंग पेंटर का अगर किसी का नाम आता था तो दूसरे स्थान पर नाम आता था एम.एफ. हुसैन का। प्रथम स्थान पर जो कलाकार आते थे उनका नाम था मिस्टर भिड़े। प्रथम स्थान पर मिस्टर भिड़े आते थे होर्डिंग पेंटर में और दूसरा स्थान आता था एम.एफ. हुसैन का। किंतु हुसैन का लक्ष्य होर्डिंग्स पेंटर बनना नहीं था। आपको एक बहुत ही अलग किस्म का चित्रकार बनना था। उनकी रुचि अलग थी, उनका लक्ष्य अलग था। उन्होंने इसी समय एक अलग विशेष प्रकार की सुंदर लिपि भी लिखना आरंभ कर दिया था। सुंदर अक्षरों में आप कोई भी नज़्म लिखकर आप अपने किसी मित्र को उसके जन्मदिन पर या ख़ास अवसर पर या मिलने पर उन्हें गिफ्ट स्वरूप या उपहार स्वरूप उन्हें भेंट कर दिया करते थे। समय समय पर जब भी बम्बई में आयोजित कोई प्रदर्शनी होती थी तब एम.एफ. हुसैन आप उसे देखने के लिए ज़रूर जाते थे और उन्हें अमृता शेरगिल के चित्र जब उन्होंने पहली बार देखे तो उन्हें वे अच्छे तो लगे, किंतु पहली बार में जब पिकासो के चित्र उन्होंने देखे तो वो उन्हें अच्छे नहीं लगे थे। अमृता शेरगिल के चित्र अच्छे लगे किंतु पिकासो के चित्र उन्हें अच्छे नहीं लगे। सन 1941 में आपका विवाह हुआ और विवाह होने के उपरांत उसके बाद हुसैन ने एक फर्नीचर डिज़ाइनर की नौकरी की। यानी 1941 में अपना विवाह होने के बाद उन्होंने फर्नीचर डिज़ाइनर का भी उन्होंने काम किया, जो कि उनकी आजीविका के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत आवश्यक था। 1946 तक, 1941 से लेके 1946 तक आपने यहीं पर रह कर के फर्नीचर डिज़ाइनिंग का काम किया। यानी लगभग 5 वर्ष तक उन्होंने यही काम किया। उसके बाद 1946 में वाटर कलर्स, यानी जो हमारे जल रंग हैं, वाटर कलर्स हैं, उनकी सहायता से या उनसे उन्होंने दृश्य चित्रण करना, जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं, मैंने अभी बताया था, वह कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। 1947 में इसी कार्य की उन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी, जिसे देखने के लिए जो फ्रांसीसी कलाकार हैं, विदेशी कलाकार हैं, फ्रांसीसी कलाकार थे, 2 महान कलाकार, सूजा, बाहर के जो ये कलाकार हैं सूजा और रज़ा, ये भी आए थे और उन्होंने
1948 में पैग में सम्मिलित होने का उन्हें प्रस्ताव दिया। पैग एक उनकी बनाई हुई एक ग्रुप है उनका, जिसमें कई कलाकार कार्य कर रहे थे और उनकी कला से प्रसन्न होकर उन्हें भी उसी ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। हुसैन सूजा के साथ दिल्ली आए और वहाँ पर चित्रकला और मूर्ति कला की प्रदर्शनी ने जो उन्होंने देखी वहाँ पर, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया और बम्बई लौटकर गुप्तकालीन लावण्यमयी नारियाँ, जो गुप्त काल की जो नारियाँ हैं बनी हुई, उनकी आकृतियों की सुंदरता से और बसोहली के ओजपूर्ण जो चटकीले रंग हमें मिलते हैं, बसोहली की कला में जो चटकीले रंग हैं, उन रंगों का और लोक तत्वों के आधार पर उन्होंने 5 चित्र बनाए। 1950 में उन्होंने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की और 1953 में उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया, यूरोप गए थे और 1954 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रख्यात चित्रकार या एमिनेंट आर्टिस्ट के रूप में आप वहाँ पर मनोनीत किए गए। 1955 की प्रदर्शनी में उन्हें केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1971 में साओ पाउलो जो कि ब्राज़ील में है, साओ पाउलो में उनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि विश्वविख्यात या हम देखें विश्व स्तरीय पे जो कलाकार हैं उनमें बहुत बड़े पिकासो कलाकार का नाम लिया जाता है। उनके साथ उनके चित्रों का प्रदर्शन होना एक भारतीय कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी बात है और उनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। 1968 में थ्रू द आइज़ ऑफ पेंटर नामक उनकी एक लघु फिल्म को, उनकी एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी या फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था या जिसका टाइटल था थ्रू द आइज़ ऑफ ए पेंटर। इस फिल्म को बर्लिन महोत्सव में, जो बर्लिन का जो फिल्म महोत्सव है, वहाँ पर इसे गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला, जो कि एक बहुत सम्मान या बहुत बड़ी बात है। 1982 में उनके चित्र टेट गैलरी में प्रदर्शित हुए थे। भारत सरकार ने इसके बाद उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यदि हम बात करें हुसैन की कला या वे किस प्रकार के कलाकार थे, तो उनके चित्र देखने से हमें ज्ञात होता है कि हुसैन एक प्रतीकवादी चित्रकार हैं, जो कि अपने चित्रों को प्रतीकों के माध्यम से उनमें छुपी हुई भावनाओं को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते थे या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन करते थे। 1948 के लगभग आपने यथार्थवाद में काम किया। वे आकृति को सरल और व्यंजक बनाने के लिए ही विकृति करते थे या उनको प्रतीकों के माध्यम से उनको सरलीकरण करते थे और उनके चित्रों में रंगों के चौड़े और बड़े पुंजों का प्रयोग भावनाओं को प्रतीक विधि से व्यंजित करने के लिए होता है। इनकी आकृतियाँ कुछ अस्पष्टता लिए हुए होती हैं, जिनमें स्पष्टता नहीं है, किंतु यदि हम देखें तो उनमें भावनाएं बहुत गहरी और बहुत तीखी होती हैं। रूपाकारों का निर्माण रेखा और रंगों के महत्व को बहुत ही ध्यान में रखकर किया गया है। जहाँ पर रेखाएं बारीक हैं, वहाँ
रंग भी उन्होंने हल्के बलों में पारदर्शी प्रभाव से उत्पन्न किया है। लाइट एंड शेड यानी छाया प्रकाश के बजाय उन्होंने लाइट एंड शेड का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर विरोधी रंगों के चौड़े धब्बे लगाकर आकृतियों में दृढ़ता उत्पन्न की है और एक अपनी अलग ही ओजपूर्ण शैली का विकास किया। रंगों को उन्होंने अधिकतर तूलिका या चाकू, जिसे नाइफ पेंटिंग भी कहते हैं, तो चाकू के माध्यम से या तूलिका के माध्यम से उन्होंने चित्रों में लगाया है। हुसैन के संपूर्ण जीवन का यानी उनके पूरे जीवन का प्राथमिक जो प्रतीक है वह भारतीय नारी रहा है। यानी हुसैन ने अपने चित्रों में भारतीय नारी को ही विशेष स्थान दिया है और अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहती है। वह पीड़ा, वेदना और घुटन का प्रतीक है। एम.एफ. हुसैन के चित्रों की नारी जो है वह पीड़ा, वेदना और घुटन का प्रतीक है। उसमें असीम करुणा और प्रेम है। जीवन के जो दूसरे या अन्य अंधकारपूर्ण पक्षों के प्रतीक कैक्टस, मकड़ी, शिश्न तथा पीड़ा से कराहता हुआ अश्व है। अश्व विभिन्न मनस्थितियों और गति का प्रतीक है। वृषभ, सर्प तथा नारी की जंघा पर बैठा हुआ गिद्ध, काला चंद्रमा तथा दौड़ते हुए अश्व के साथ जमीन पर लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य उनके अन्य कई विशेष प्रतीक हैं, जिनको उन्होंने कई तरह के तीखे व्यंग्यों के साथ व्यक्त किया है, बनाया है। गुजरात के पश्चात राजस्थान, उसके बाद बनारस, उसके बाद केरल और फिर कलकत्ता तथा बंगाल उन्हें बहुत अच्छे लगे, जहाँ पर रह के उन्होंने अपनी कला का सृजन किया। वहाँ के जो लोक तत्व हैं और घटनाएं रही हैं उन सभी का उन्होंने वहाँ अपनी अपनी कला में समावेश किया। उन्होंने इन स्थानों के दृश्य चित्रों के अतिरिक्त यहाँ के जनजीवन, उत्सव तथा नगरों की जो भीड़ भाड़ के चित्र हैं वे भी उन्होंने अंकित किए, उन्हें भी बनाया। प्रसन्न नर नारी, कई प्रकार की प्राकृतिक अनावृताएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, साथ ही संगीत में जो कई प्रकार के राग हैं उनका भी उन्होंने सृजन किया, उन्हें भी चित्रित किया। विभिन्न पक्षी, हाथी तथा कई प्रकार की विचित्र आकृतियाँ भी उनके चित्रों में हमें दिखाई देती हैं, जिनका भी उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में चित्रण किया है। साथ ही एम.एफ. हुसैन ज़मीन यानी धरती को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। वे धरती को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे और उनकी चित्रों में हमें कई प्रकार के धरातलों का निर्माण या सृजन हमें दिखाई देता है और उनके चित्र धरती से जुड़े हुए या जो कहते हैं कि नेचुरलिटी को व्यंग्यात्मक होते हुए भी अपनी नेचुरलिटी या अपनी जो स्वाभाविकता है उसको लिए हुए हैं और स्वाभाविकता के साथ ही उन्होंने अपने चित्रों में प्रतीकों का समावेश इतनी तीक्ष्णता और इतनी व्यंग्यात्मकता के साथ किया है कि वे हमारे हृदय पर सीधा प्रहार करते हैं और हमें समझ आता है कि उनके चित्रों का जो उद्देश्य है या उसमें छिपी हुई जो भावनाएं या जो वह कहना चाहते हैं अपने चित्रों के माध्यम से जो प्रदर्शित करना चाहते हैं वह हमें चित्र देखते ही समझ में आ जाते हैं। उन्होंने कई विषयों पर रेखांकन किया, चित्रांकन किया
कई व्यक्तियों पर चित्रांकन किया जो कि काफ़ी महान पुरुष थे। इन सभी का हम ज्ञान अपने अगले वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। आज के लिए परिचय इतना ही, और कुछ परिचय जो है वह हम अपने अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।